नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप 2025 में CUT PG हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं। पहला जो पॉइंट इसमें दे रखा है वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। आपको हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ना है और किस काल को कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या नाम दिया ये पढ़ना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से आधुनिक काल तक, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं और उनकी प्रवृत्तियां। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है आपको। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तीसरा, हिंदी साहित्य की विविध विधाएं एवं रचनाकार। साहित्य की विविध विधाओं को पढ़ना है आपको, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना एवं अन्य गद्य विधाएं। नंबर 4, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यमों में हिंदी। इसमें पढ़ना है आपको समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो व टेलीविजन में हिंदी। नेक्स्ट पढ़ना है भारतीय काव्यशास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण। आगे हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ना है संधि, समास, काल, वाक्य और वाक्य विन्यास। यहां व्याकरण में आपको ये तो दे रखा है, इससे भी हटके और एक्स्ट्रा व्याकरण में कुछ पूछ लेता है, उनको भी आपको देख के जाना है। आइए आपकी ही विषय वस्तु के अकॉर्डिंग कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जानते हैं हम सबसे पहले काल विभाजन से भी पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां। जो इतिहास लिखा गया किस पद्धति में लिखा गया और इस इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी थी। इसमें जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी में गारसा द तारसी कृत इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी से माना जाता है। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित रही हैं। सबसे पहले इसमें जानना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं सदी से गारसा द तारसी कृत। गारसा द तारसी एक फ्रेंच के विद्वान हैं। इन्होंने ही एक इतिहास ग्रंथ लिखा, इसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है। अब हम कुछ पद्धतियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली वो पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। क्या होती है वर्णानुक्रम पद्धति? इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा। कैसे होगा? वर्णों के क्रम के अनुसार। जैसे केदारनाथ सिंह, चिंतामणि और तुलसीदास। सीधी सी मैं अगर आपको बात बताऊं तो वर्णानुक्रम पद्धति जो आपका आप पढ़े होंगे तो छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है, वो आपकी वर्णानुक्रम पद्धति का एकदम सटीक उदाहरण है। कौन सा? छात्र उपस्थिति रजिस्टर। वो क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति में ही होता है। यह पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। सबसे प्राचीन पद्धति है, आपको याद रखना, कई बार परीक्षाओं में ये पूछी गई है।
इस पद्धति का प्रयोग गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। किसने किया इस पद्धति का प्रयोग? गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने। दूसरी जो पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। मतलब इसमें रचनाकार की जन्मतिथि को आधार बनाकर रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधुओं ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग? जॉर्ज गिरिसन और मिश्र बंधुओं ने। तीसरी जो पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इस पद्धति का प्रयोग किया। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें प्रवृत्तियों का विश्लेषण और भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। आपको बस इसमें इतना ही याद रखना है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किसने किया? गणपत चंद्र गुप्त ने। और इसमें क्या किया जाता है? प्रवृत्तियों का विश्लेषण और भाषा के विकास क्रम को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। चौथी जो पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है। फ्रेंच विद्वान तेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। इसका प्रयोग किसने किया? फ्रेंच विद्वान तेन ने। रचनाकार की इसमें क्या किया जाता है? रचनाकार की प्रतिभा का मूल्यांकन किया जाता है, युग का प्रभाव देखा जाता है और प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है। हिंदी साहित्य लेखन में प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसका प्रयोग जो है किसने किया? हिंदी साहित्य लेखन में रामचंद्र शुक्ल ने। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ और नवीनतम पद्धति है। क्या है ये? एक तो सबसे अच्छी पद्धति है और नवीनतम भी है। पूछ लेता है प्रश्न का इतिहास लेखन की सबसे नवीनतम पद्धति कौन है, तो आप ये देगा आलोचनात्मक पद्धति, विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। तो आपको याद रखना है कि जो नवीन पद्धति है वो कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट, आलोचनात्मक पद्धति। रचनाकारों और रचनाओं के परिचय से ज्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर बल देना। इसमें क्या होता है? रचना और रचनाकारों के परिचय से ज्यादा उन रचनाओं के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया। अब हम जानेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनका नामकरण। सबसे पहले जानते हैं हम काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो परंपराओं के उत्थान पतन को देखना, परंपराओं में क्या क्या उतार चढ़ाव आए उनको देखना, इसके लिए भी किया गया था काल विभाजन। और साहित्यिक प्रवृत्तियों को ज्ञात करना, उस युग की क्या क्या साहित्यिक प्रवृत्तियां रहीं उनके बारे में जानना, जन चेतना का पता लगाना, उस समय जनमानस का क्या प्रभाव था ये पता लगाना, और साहित्य में हो रहे बदलाव को जानना। इसके लिए हम काल विभाजन की दृष्टि से इनको हम पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम देखते हैं। इसमें हम गारसा दत्तासी को। गारसा दत्तासी फ्रेंच विद्वान हैं और इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है आपको याद रखना है? इश्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अगर इसके ग्रंथ के प्रकाशक संस्था की बात करेंगे तो है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इनके द्वारा काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ मिलता है हमें वो मिलता है गारसा दत्तासी का। फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने इश्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम का ग्रंथ लिखा और इसका जो प्रकाशन जिस संस्था ने करवाया उसका नाम था द ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी
आयरलैंड, और इनके द्वारा काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, गारसा द तारसी के द्वारा काल विभाजन का प्रयास किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, इनके द्वारा काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ईस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी के प्रकाशन की बात करें हम तो इसके 2 संस्करण मिलते हैं हमें। प्रथम संस्करण इसके 2 भाग हैं और द्वितीय संस्करण इसके 3 भाग हैं। तो प्रथम संस्करण के प्रथम भाग के प्रकाशन की बात करेंगे तो 1839 ईस्वी, और द्वितीय भाग की बात करेंगे तो 1947 ईस्वी। इसमें द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। प्रथम भाग और द्वितीय भाग का प्रकाशन की बात करेंगे तो 1870 ईस्वी, और तृतीय भाग की बात करेंगे तो 1871 ईस्वी। यहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको याद रखना है। इस ग्रंथ के बारे में विशेष तथ्य जानते हैं। फ्रेंच भाषा में रचित है और वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ईस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का ये क्या है, प्रथम ग्रंथ है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का आधार ग्रहण किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी छात्र उपस्थिति का जो रजिस्टर होता है वो वर्णानुक्रम ही होता है, जिनके अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जिनके नाम ए पे होते हैं उन्हें पहले रखा जाता है, और अन्य नाम आते जाते हैं उनको उसी क्रम में रखा जाता है। कुल रचनाकार की बात करें तो इसमें 738 रचनाकारों को रखा गया है, और उसमें 72 मात्र हिंदी के रचनाकार हैं। 738 में से हिंदी के रचनाकार कितने हैं, 72। गारसा द तारसी के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा है। आपको याद रखना है, जो गारसा द तारसी का इतिहास ग्रंथ है, ईस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, व्रत संग्रह। नेक्स्ट, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचनाकाल है 1883 ईस्वी। इन्होंने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया, मतलब इनके इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। पद्धति की बात करें तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है, और कुल रचनाकार कितनी है, 1003। यह इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया है। आपको याद रखना है, यह जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया। हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है, काफी महत्वपूर्ण है। ये जो पंक्ति काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी में रचित यह हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। शुक्ल जी ने इसे भी कविव्रत संग्रह कहा है। आपको याद रखना है कि शुक्ल जी ने गारसा द तारसी के इतिहास ग्रंथ और शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज को क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कविव्रत संग्रह। अब बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। ये काफी महत्वपूर्ण है इतिहास ग्रंथ। इनका इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक साइड आपको दे देगा ये लेखकों के नाम और दूसरी तरफ उनके इतिहास ग्रंथों के नाम, और फिर मिलान करना होता है। तो आपको याद रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। विशेष तथ्य की बात करें तो प्रकाशक संस्था है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके प्रकाशन की बात करें हम तो सबसे पहले पत्रिका के रूप में जो इसका प्रकाशन हुआ वो हुआ 1888 ईस्वी में, और पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन की बात करें तो हुआ 1889 ईस्वी में। इसमें
सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसमें काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया। तो अब आपको याद रखना है काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया, तो ग्रियर्सन ने। ठीक। पद्धति की बात करें तो कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कुल रचनाकारों की बात करें तो इसमें 952 रचनाकारों को रखा गया है और सभी हिंदी के हैं। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है और भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 खंडों में बांटा है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को कितने खंडों में बांटा, 11 में। और आपको याद रखना है सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किसने किया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पढ़ते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या क्या काल विभाजन किए और उनका क्या नाम रखा। तो पहला जो विभाजन किया उन्होंने, उसका नाम रखा उन्होंने चारण काल। दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठवां तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती कवि। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये रहा जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इससे आगे अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा प्रश्नों से अवगत करा दूं कि प्रश्नों का पूछता कैसे है वो। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, तो इन्हीं में से वो ऑप्शन में 4 को दे देगा और क्रम से लगवाएगा, ABCD क्रम या BCDA क्रम, या ऐसे प्रश्नों को दे देता है। ये दे दिया 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय दे दिया और रीति काव्य दे दिया और मुगल दरबार दे दिया। अब इनको ABCD फॉर्मेट में वो पूछेगा। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।